नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा संवाद 94 को ज्वाइन कर लेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने पिछली सेशन में आपका लॉर्ड मेयो के कालखंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक हैं कौन है? लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। कौन किए गए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1861 में किए गए थे। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे। किसने किया था? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो उसमें के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। किसके समय? मेयो के समय। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। किसके समय में? उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। कब बनाया गया आपका? 1871 में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था? तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग कौन था? अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग का नाम क्या था? तो विभाग था आपका पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग था? पुरातत्व विभाग था। ये जो यहाँ पे गतिविधियाँ दिया हुआ है प्लस गवर्नर जनरल और वायसराय। चुक का सिद्धांत। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति किसने दिया था? चुक का सिद्धांत या हड़प नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घटना कब की है? 1905 ईस्वी की है। बंगाल विभाजन कब के समय आपके वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल में दोहरा शासन लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में दोहरा शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। सामाजिक सुधार की दिशा में किसने वो काम किया था? तो बेंटिंग ने किया था। सामाजिक सुधार के बारे में किसने काम किया था? तो बेंटिंग ने किया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। भू राजस्व व्यवस्था में एक आ जाता है आपका अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। प्रारंभकर्ता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कब इसे शुरुआत किया गया? तो आपका 1793 में शुरुआत किया गया। कब किया गया? 1793 में किया गया। कौन सा व्यवस्था? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत। इसका अन्य नाम क्या है? इसका बहुत सारे नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इस्मत मरारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी या बिसेवदारी, ये सब किसे कहा जाता था? तो आपको अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम है। अस्थायी बंदोबस्त का किसने शुरुआत किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में किया था। इसका अन्य नाम क्या है? इस्मत मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिसेवदारी। किस किस क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त को उसको हम देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ये जो आपका बंगाल से सटा हुआ बिहार, बिहार से सटा हुआ उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में लागू हुआ था और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग में भी ये लागू हुआ था। ये भी याद आप रख सकते हैं, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में भी ये लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और आपका उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में ये लागू था। ब्रिटिश भारत के लगभग कितने % भूभाग पे आपका लागू हुआ था? मात्र 19% भूभाग पे लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर लागू हुआ था? तो 19% भूभाग पर लागू हुआ था। वो क्षेत्र कौन कौन था? आपका बंगाल था, बंगाल बिहार था, बिहार उड़ीसा था और आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के कितने % में लागू हुआ था? तो आपका 19% भूभाग पर लागू हुआ था। इसमें प्रावधान क्या थे उसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रावधान ये था कि जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित हुआ। इसमें जमींदार हेड होते थे, मालिक, इसमें भूमि का मालिक कौन होते थे? जमींदार होते थे। जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित हुआ। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देय तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास होता था। भूमि का जो लगान मिलता था उसका 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा में 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। अब हम देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसका जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता जो है आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और आपका कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कौन से क्षेत्र में ये लागू हुआ था उसको हम देख लेते हैं। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वप्रथम इसे जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। सर्वप्रथम तमिलनाडु के कहाँ पे? बारामहल जिले में लागू किया गया। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू हुआ। मद्रास में भी लागू हुआ, बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल में ये लागू हुआ था, असम में लागू हुआ था और कुर्ग में भी ये लागू हुआ था। कहाँ का? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के कितने %? 51% क्षेत्र पर ये लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर ये लागू हुआ था। रैयत के लिए प्रावधान क्या थे उसको हम देख लेते हैं। रैयत के लिए प्रावधान क्या था? भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त। भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना, यानी इसमें जो है आपका कृषि जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक जो है आपका भूस्वामी होते थे। यानी कि आपका कृषि का जो मालिक कौन होते थे? आपका कृषक होते थे। यानी भूमि का मालिक कौन होते थे? आपका तो कृषक होते थे। उच्च लगान दर था, लगान दर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में था। तो इसमें मालिक कौन थे? तो आपका मालिक किसान लोग मालिक थे इसमें। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। अगला जो व्यवस्था है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला व्यवस्था है महालवारी पद्धति। महालवारी पद्धति के बारे में हम देखते हैं। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित होता है। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित होता है। ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि अथवा अन्य भूमि का स्वामी होता था। पूरा ग्राम समाज का जो एक मुखिया होता था वह इसका क्या होता था? भूमि का मालिक होता था। ये किस किस क्षेत्र में लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता था और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और आपका पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होता है। ये जो है ब्रिटिश भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू था? तो आपका 30% क्षेत्र पर लागू था। ब्रिटिश भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू था? तो 30% क्षेत्र पर लागू था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है आपका धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। अवधारणा किसके बारे में क्या क्या है? भारतीय धन, संपत्ति एवं माल का अविरल प्रभाव इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक और अथवा भौतिक लाभ का अभाव होता है। अवधारणा क्या था? भारतीय धन, संपत्ति एवं माल का अविरल प्रभाव इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक
अथवा भौतिक लाभ का अभाव था। इसके प्रतिपादक धन का बहिर्गमन का प्रतिपादक कौन थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी थे सर्वप्रथम प्रतिपादक। इन्होंने ही किया था। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी जी ने किया था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपका दादा भाई नेरोजी की पुस्तक है। में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? तो अब दादा भाई नेरोजी जी का पुस्तक है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सब पुस्तक इनकी है। ये सब पुस्तक आपका दादा भाई नेरोजी जी की है। लेख में इसकी व्याख्या है। ये सब लेख में इनकी व्याख्या किया गया है धन के बहिर्गमन के बारे में। वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अन्य बात हम देख लेते हैं। धन के बहिर्गमन के बारे में अन्य प्रतिपादक कौन कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे 1872 में। महादेव गोविंद रनाडे 1872 में। रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री के लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में उल्लेख इन्होंने किया था। महादेव गोविंद रनाडे 1872 में। रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री के लेख इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया था। हम नोट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृत किया। इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक कौन थे? तो आपका दादा भाई नेरोजी थे। धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। इसका हम अगर स्वरूप को देखते हैं तो स्वरूप इसका क्या है? तो स्वरूप को अगर देखेंगे, सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत की दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक। और इसका स्वरूप क्या था? सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक। और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राष्ट्र सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दी जाने वाली भत्ते और पेंशन। सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दी जाने वाली भत्ते और पेंशन। भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो है आपका धन का जो बहिर्गमन का सिद्धांत था उससे क्या प्रभाव पड़ता है? अनौद्योगिकीकरण की बात आ जाती है। भारतीय हस्तशिल्पी उद्योग का ह्रास हो जाता है। भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव इसमें क्या हो जाता है? किसानों की हानि होती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो जाती है। गरीबों में वृद्धि हो जाती है। नकदी फसलों के महत्व को या महत्व खदानों में कमी आ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हो जाता है। भारतीय पूंजीपतियां का हतोत्साहन होने लगता है धीरे धीरे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अगर देखेंगे इसका तो अनौद्योगिकीकरण हो जाता है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हो जाता है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण प्रभाव इसका ये होता है, किसानों की हानि होता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि आती है। गरीबी में वृद्धि आती है। नकदी फसलों के महत्व में खदान में कमी आ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो जाता है। भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, भारतीय पूंजीपतियों का हतोत्साहन होना शुरू हो जाता है। तो इतनी प्रभाव पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय पर। 1857 की क्रांति के बारे में हम देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में देख लेते हैं।
तो 1857 की क्रांति के कारण की अगर हम देखते हैं तो कारण में आपका चर्बी वाले कारतूस हैं। चर्बी वाले कारतूस 1857 में बैरकपुर सैनिक द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार। इसका कारण क्या था? 1857 की क्रांति होने की कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी में बैरकपुर सैनिक द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने से इनकार कर दिया जाता है। मंगल पांडे एजुडेट पर हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। इसकी घटनाक्रम के बारे में अगर हम देखेंगे, इसका कथन 1857 की जो घटना है उसके बारे में किनका क्या कथन रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। कथन है, किनका क्या कथन रहा है? सर जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर, हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम। इन्होंने क्या कहा है कि हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम था 1857 की क्रांति। सर जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर का क्या कथन है? तो हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम था। सर जॉन लॉरेंस और सीले का कथन है केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन लॉरेंस और सीले का कथन है कि यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स का कथन है बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा है? टी आर होम्स ने कहा है। टी आर होम्स का क्या कथन है? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। वी डी सावरकर का कथन क्या है इसके बारे में? 1857 की क्रांति के बारे में, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। आर सी मजूमदार का कथन क्या है 1857 की क्रांति के बारे में? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो कथन क्या है? सर जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर का कथन है हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम है। जॉन लॉरेंस सीले का कथन है केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स का क्या कथन है? बर्बरता और सभ्यता के मध्य का युद्ध है। वी डी सावरकर का कथन क्या है आपका? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। आर सी मजूमदार का कथन क्या है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला पॉइंट हम देखते हैं 1857 पे जो आधारित पुस्तकें हैं उसको एक नज़र हम देख लेते हैं। बी डी सावरकर की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बी डी सावरकर की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस एन सेन की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? 1857। एस एन सेन की पुस्तक का नाम क्या है? 1857। सर सैयद अहमद खां का पुस्तक का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खां की पुस्तक का नाम क्या है? असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक किनका है? तो आपका सर सैयद अहमद खां का है। आर सी मजूमदार की पुस्तक क्या है? द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। आर सी मजूमदार का कथन आपका पुस्तक का नाम क्या है? द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसके परिणाम की घोषणा के बारे में बात करते हैं। इसके परिणाम आखिर क्या हुए? 1857 की जो परिणाम क्या हुए? भारतीय राजवारों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग। भारतीय राजवारों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति को प्रदान कर दिया गया। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन। भारतीय सेना के नवगठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं 1857 के क्रांति के मुख्य कारण क्या थे उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और धार्मिक कारण थे। इसमें प्रमुख कारण कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ और तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। इसमें कारण देखेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो आपका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण, बहुत सारे कारण थे। प्रमुख कारण की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ और तत्कालीन कारण की अगर हम बात करते हैं तो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह।
अगला हम पॉइंट देख लेते हैं घटनाक्रम के बारे में, आखिर क्या क्या घटनाएं घटित हुआ 1857 की क्रांति के समय। तो घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो 10 मई को मेरठ से आरंभ होता है। 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ होती है? 10 मई को मेरठ से आरंभ होता है। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। 12 मई 1857 को कब? 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। हम देखेंगे 1857 की क्रांति का किन्होंने नेतृत्व किया था, तो उसके बारे में एक नज़र हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्थान लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका नेतृत्वकर्ता का नाम लिखा हुआ है। बरेली की अगर हम बात करते हैं, तो बरेली में आपका नेता कौन थे? बरेली के तो खान बहादुर खान थे। कौन थे बरेली में? तो खान बहादुर खान थे। झांसी की अगर हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल थी। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के मुख्य नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थे। लखनऊ की नेता कौन थी 1857 की क्रांति के समय? बेगम हजरत महल थी। वहीं हम कानपुर की अगर बात करते हैं तो नाना धोदो पंत। और जगदीशपुर की अगर हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर की बात करते हैं तो कौन थे आपका नेतृत्वकर्ता? तो कुंवर सिंह थे वहाँ के। अगर हम असम की बात करते हैं तो दीवान मनीराम दत्त वहाँ के मुख्य लीडर थे। अगर असम की हम बात करते हैं तो दीवान मनीराम दत्त वहाँ के मुख्य लीडर थे। वही अगर हम बात कर लेते हैं फैज़ाबाद की, तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैज़ाबाद की अगर हम बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह वहाँ के मुख्य लीडर थे। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन कौन थे? 1857 की क्रांति के समय? तो ग्वालियर के सिंधिया का पहला नाम आ जाता है आपका इंदौर के होलकर। हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। इन लोगों ने आपका अंग्रेज़ का खुलकर समर्थन किया था। उसमें कौन कौन है आपका? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसके परिणाम या घोषणा क्या रहा। भारत में कंपनी के शासन का समापन 1857 की क्रांति के बाद इसके परिणाम क्या हुए? भारत में कंपनी के शासन का समापन हो जाता है। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दिया गया। सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा बनाया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं जन आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। संस्थाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। संस्थाल विद्रोह ये कब की घटना है? 1855 से 56। संस्थाल विद्रोह 1855 से 56 की घटना है। आज ये कैसा विद्रोह था? एक आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? तो एक आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ कहाँ से आरंभ होता है? दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ होता है। इसका मुख्य लीडर कौन कौन था? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई। कौन कौन बोले? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। 1855 ईस्वी में संस्थाल द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह होता है। 1855 में संस्थाल द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह होता है। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संस्थालों द्वारा पराजित होती है। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संस्थालों द्वारा पराजित होता है।
संथाल विद्रोह के बारे में एक बार और देख लेते हैं। ये इसकी जो शुरुआत कब से कब है, 1855 से 56 के बीच में है। कैसा आंदोलन था, एक आदिवासी विद्रोह था। दामन एकोह में मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ किया गया। नेतृत्व किसने किया, सिंधु कान्हू, चांद और भैरव नमक चार भाई ने किया। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह होता है। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह होता है। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना को संथालों द्वारा पराजित होना पड़ा। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं पागलपंथ के बारे में। पागलपंथ के बारे में देख लेते हैं। ये कैसा था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। पागलपंथ जो है आपका एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। क्रमशः द्वारा आरंभ किया गया। पागलपंथ जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रमशः द्वारा आरंभ किया गया। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन टीपू द्वारा। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन टीपू द्वारा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह जो आपका 1899 से 1900 के बीच का है। मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 के बीच का है। इसका अन्य नाम क्या है आपका, उल गुलान या महान हलचल। इसका अन्य नाम क्या है, मुंडा विद्रोह कब की घटना है, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच की घटना है। इसका अन्य नाम क्या है, उल गुलान महान हलचल। समय अवधि की बात करते हैं 1899 से 1900 के मध्य। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था, तो जगत पिता या धरती आबा। इनको जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। किन्हें, बिरसा मुंडा को। बोगा अनेक देवता की पूजा को छोड़कर सिंह बोगा एक ईश्वर की पूजा पे इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। बोगा अनेक देवता की पूजा को छोड़कर सिंह बोगा एक ईश्वर की पूजा पे इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा की बात करते हैं तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया। प्रथम प्रमुख इसके कौन थे, तो मौलवी मोइजुद्दीन थे। प्रथम प्रमुख इसके कौन थे, तो मौलवी मोइजुद्दीन थे। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है आपका कहाँ पे किया गया, बनारस में किया गया। वहीं हम देख लेते हैं 1791 की जो घटना है। 1791 की जो घटना है जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से परिणाम स्वरूप देखेंगे आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ होता है, आपका बनारस में होता है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पे होता है, बनारस में होता है। कब होता है, 1791 में। किसके प्रयास से होता है, तो जोनाथन डंकन के प्रयत्न से होता है। जोनाथन डंकन के प्रयत्न से किसकी स्थापना होता है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ होता है, बनारस में होता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। चार्ल्स विल्किंस के बारे में अब हम देखते हैं। चार्ल्स विल्किंस के बारे में हम देखते हैं। भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो चार्ल्स विल्किंस था। भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, चार्ल्स विल्किंस था। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखा गया, प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं बहावी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। किस आंदोलन के बारे में, बहावी आंदोलन के बारे में अब हम देख लेते हैं। इसकी उपलब्धि क्या रहा, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। उपलब्धि क्या रहा इसका, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती इन्होंने दिया। प्रवर्तक कौन थे बहावी आंदोलन के, तो सैयद अहमद बरेली, भारत में। प्रवर्तक कौन थे बहावी आंदोलन के, तो सैयद अहमद बरेली, कहाँ में, भारत में। प्रसार क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। अगर प्रसार क्षेत्र की बात करते हैं किस किस क्षेत्र में फैले हुए थे, तो काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा। 1830 में हो गए बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा। बालाकोट की लड़ाई की अगर बात करते हैं, बालाकोट की लड़ाई की बात करते हैं तो बरेलवी की मृत्यु हो जाता है। यहाँ पे बालाकोट लड़ाई की अगर बात करते हैं तो यहीं पे आपका बरेलवी का मृत्यु हो जाता है।
अगला पॉइंट हम देखते हैं, पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बनता है। पटना में आपका बरेलवी की मृत्यु के बाद इसका केंद्र बनता है। कौन? पटना बनता है। किसकी मृत्यु के बाद? बरेलवी की मृत्यु के बाद। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे? बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी कासिम, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। बरेली की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कूका आंदोलन के बारे में। कूका आंदोलन के आरंभ कब किया गया? 1840 में। कब किया गया? 1840 में। कूका आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 1840 में होता है। भगत जवाहर मल, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल, सियान, जिनको सियान साहब भी कहा जाता था। भगत जवाहर मल यानी सियान साहब के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत होता है। उद्देश्य क्या था इसका? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। इसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, नील विद्रोह, इसकी समय अवधि क्या है? 1859 से 1860। 1859 से 1860 के बीच में आपका नील विद्रोह हुआ था। आरंभ कहाँ पे हुआ था? तो आरंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। आरंभ कहाँ पे हुआ था? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता इसका था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। इसका नेता कौन था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका नेता कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका प्रसार क्षेत्र क्या रहा आपका? तो नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर। इसका प्रसार क्षेत्र कौन सा रहा? तो नदिया रहा, पाबना रहा, खुलना रहा, ढाका रहा, मालदा रहा और दिनाजपुर रहा। इसके समर्थन में कौन कौन लोग आए? तो हिंदू पार्टियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसका समर्थन किसने किया? तो हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन है? तो आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसने किया है? नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसने किया है? दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। दीनबंधु मित्र की एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम क्या है? तो नील दर्पण है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सर विलियम जोन्स के बारे में। सर विलियम जोन्स के बारे में है। सर विलियम जोन्स के बारे में हम देखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक कौन है? तो सर विलियम जोन्स हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक कौन है? तो सर विलियम जोन्स है। अगला पॉइंट हम देखते हैं वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के बारे में 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। मैग्ना कार्टा की अगर बात करते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। किसको? वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका आधार क्या रहा? इसका आधार रहा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था। इसका आधार क्या रहा? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हंटर आयोग या कमीशन के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा हंटर आयोग या कमीशन के बारे में। 1854 में ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में इसे नियुक्त किया गया। 1854 में के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में इसे नियुक्त किया गया। किसे? हंटर आयोग को। क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1882 में किया गया। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो 1854 में जो वुड डिस्पैच जो बना था उसकी समीक्षा करने के लिए। प्राथमिक शिक्षा के सुधार में विकास पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा सैडलर आयोग के बारे में।
सैडलर आयोग के बारे में अगला पॉइंट है, वर्ष 1917 में, कब वर्ष 1917 में इसका गठन किया गया, किसका, सैडलर आयोग का। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया। कब किया गया नियुक्त, 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया, किसको, सैडलर आयोग का। इसका विचार के बारे में अगर हम देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार, इसका विचार क्या रहा, तो विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तथा माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। इतनी पॉइंट यहाँ से बन जाता है। सैडलर आयोग कब आया, आपका गठन किया गया, 1917 में किया गया। अब हम देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, किसने किया, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुआ, तो डी.के. कर्वे के प्रयत्न से हुआ। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से होता है, तो डी.के. कर्वे के प्रयत्न से होता है। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कब किया गया, वर्ष 1916 में। याद रखेंगे, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना किया गया, किसके द्वारा, डी.के. कर्वे के द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया, डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में है। बंगाल गजट की बात करते हैं, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। बंगाल गजट की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है बंगाल गजट। जे.ए. हिक्की 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जे.ए. हिक्की था। कब किया था इन्होंने प्रकाशन, तो 1780 में किया था। कब किया था, 1780 में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लेते हैं। 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर की स्थापना कर देता है और पत्रक्षण अधिनियम पारित कर देता है। पत्रक्षण अधिनियम पारित कर देता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। 1818 में प्रक्षेपण अधिनियम रद्द हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में क्या हुआ घटना, 1818 में प्रक्षेपण अधिनियम को रद्द किया गया। लॉर्ड लिंटन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड लिंटन के बारे में देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति कौन था, आपका गवर्नर कौन था, तो आपका लॉर्ड लिंटन था। लॉर्ड लिंटन था। कौन सा एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, तो लॉर्ड लिंटन था। कब पारित किया गया, 1878। कब पारित हुआ, 1878 में। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया 1882 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपका लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। कौन है, लॉर्ड रिपन है। कब इन्होंने रद्द किया, 1882 में किया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो तारकनाथ दास का अखबार है।
तारकनाथ दास का अखबार क्या है आपका? फ्री हिंदुस्तान है, फ्री हिंदुस्तान है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम देखते हैं तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? संवाद कुमैदी, संवाद कुमैदी, प्रज्ञा का चांद, बंगला में लिखा प्रज्ञा का चांद। मिरातुल अखबार किस भाषा में है? फारसी में प्रकाशन है। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कॉमेडी लिखा गया है, प्रज्ञा का चांद लिखा गया, किस भाषा में है? बंगला भाषा में। मिरातुल अखबार जो है आपका फारसी में इसका प्रकाशन किया गया। इंडियन मिरर अखबार, इंडियन मिरर अखबार के बारे में अगर बात करते हैं, इंडियन मिरर अखबार के बारे में बात करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा संस्थापक थे। इंडियन मिरर की अगर बात की, अखबार की अगर बात करते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे। गदर के बारे में हम देखते हैं, गदर के बारे में देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्य पत्र था, गदर जो है गदर पार्टी का मुख्य पत्र था। ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब किया गया? प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किस भाषा में हुआ था? तो उर्दू भाषा में हुआ था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशन, 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशन भी होता है इनका। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा गुजराती में भी प्रकाशन हुआ। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी इसका प्रकाशन हुआ। और एक अंक पंखुतिनी भाषा में भी, और एक अंक जो है इसका पख्तूनी भाषा में भी इसका प्रकाशन किया गया। किसका? गदर का। वही हम बात कर लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन ओपिनियन के बारे की बात करते हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका है। दक्षिण अफ्रीका से आरंभ, दक्षिण अफ्रीका से आरंभ 1903 में दक्षिण अफ्रीका से आरंभ किया था। 1903 में प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल। प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता था। इंडियन ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया पत्रिका था। ये कहाँ से आरंभ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से आरंभ हुआ था 1903 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आरंभ हुआ था 1903 में। प्रथम संपादक इसके कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। द इंडियन नेशन की बात करते हैं, कमेश्वर सिंह संस्थापक थे। द इंडियन नेशन के संस्थापक कौन थे? तो कमेश्वर सिंह थे। द इंडियन नेशन के संस्थापक कौन थे? तो कमेश्वर सिंह थे। रामकृष्ण पिल्ले की अगर हम बात करते हैं, रामकृष्ण पिल्ले की अगर बात करते हैं, रामकृष्ण पिल्ले का जन्म कब होता है? 1878 ईस्वी में। कब होता है? 1878 में होता है। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले थे। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र की अगर बात करते हैं तो गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र की अगर बात करें तो उसमें हरिजन आ जाता है। हरिजन अंग्रेजी में। वहीं आपका हरिजन बंधु की बात करें तो गुजराती में, और हरिजन सेवक की बात करें तो हिंदी में। हरिजन की बात करें, गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो हरिजन जो है अंग्रेजी में छपता था। हरिजन बंधु जो है गुजराती भाषा में छपता था, और हरिजन सेवक जो है हिंदी भाषा में छपता था। इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें तो मोतीलाल नेहरू द्वारा आरंभ समाचार पत्र था। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा आरंभ समाचार पत्र था। वहीं हम बात करते हैं बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा आरंभ किया गया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा आरंभ किया गया था। आरंभ किया था, मराठी पाक्षिक था ये। हिंदू पैट्रियाट की बात करते हैं, हिंदू पैट्रियाट की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रथम संपादक कब हुआ? प्रथम संपादक जो है आपका संपादन जो है 1853 से 55 में, 1853 से 55 में। प्रथम संपादक कौन थे इसके? तो गिरीश चंद्र घोष थे। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। 1855 में संपादक कौन हो जाते हैं? 1855 में संपादक हो जाते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। पहले कौन थे प्रथम संपादक? यानी हिंदू पैट्रियाट के कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। और 1855 में संपादक कौन हो जाते हैं? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगर हम बात करते हैं सोम प्रकाश जो बंगला साप्ताहिक था, जो बंगला साप्ताहिक था सोम प्रकाश समाचार पत्र, सोम प्रकाश जो बंगला साप्ताहिक था समाचार पत्र था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन
सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किस भाषा में था? तो बांग्ला में था। नील आंदोलन के किसान के हितों का समर्थन किया गया था। इसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन के बारे में लिखा गया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है अल हिलाल। अल हिलाल के बारे में जो उर्दू साप्ताहिक था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशन किया जाता था। अल हिलाल के अगर बारे में बात करें तो जो उर्दू साप्ताहिक था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशन किया जाता था। लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं तो इन्होंने वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन किया। वंदे मातरम किस भाषा में? उर्दू दैनिक का प्रकाशन किया। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, वंदे मातरम और द पीपुल। पीपुल किस में है? अंग्रेजी भाषा में है, और द वंदे मातरम जो है उर्दू दैनिक भाषा में है। कौमी आज़ाद की अगर बात करें तो कौमी आज़ाद जो है उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया। कौमी आज़ाद जो है आपका उर्दू अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया। राष्ट्रगुप्तार की अगर बात करते हैं, राष्ट्रगुप्तार की अगर बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र है। राष्ट्रगुप्तार की अगर बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र है। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा था? एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में राजा राम मोहन राय के बारे में हम अभी जानेंगे। किनके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। उपाधि की अगर हम बात करते हैं, इनकी उपाधि क्या क्या है? राजा राम मोहन राय का उपाधि क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? तो उपाधि किनकी है? तो राजा राम मोहन राय की है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत के पिता की अगर बात करें तो किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। युगदूत, युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। हम बात कर लेते हैं अब आत्मीय सभा के बारे में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना कब किया जाता है? इसकी स्थापना 1815 में किया जाता है। इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1815 में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में है, जिसमें राजा राम मोहन राय को, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अपने दूत के रूप में 1830 में। कब? 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कौन था उस समय? विलियम चतुर्थ, याद रखेंगे, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अकबर द्वितीय के बारे में हम जानते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था अपने दूत के रूप में। 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट किससे मिलने भेजा था? तो विलियम चतुर्थ से मिलने के लिए भेजा था। इनकी जो मृत्यु है आपका 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833 में कहाँ पे हो गया था? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हो गया था। इनकी मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हो गया था। राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इनका विरोधी किसका ये विरोध करते थे? कौन? राजा राम मोहन राय। तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के सख्त विरोधी थे।
विरोधी किसके किसके थे? मूर्ति पूजा के थे, बाल विवाह के थे और सती प्रथा के सख्त विरोधी थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा दयानंद सरस्वती के बारे में है। दयानंद सरस्वती के बारे में किन के बारे में है? दयानंद सरस्वती के बारे में है। 1857 की जो घटना है, 1857 की जो घटना है, पाखंड खांडनी पताका लहराई इन्होंने। 1867 की जो घटना है, पाखंड खंडनी पताका लहराएं। 1867 की जो घटना है, पाखंड खंडनी पताका किन्होंने लहराया था? किसने लहराया था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने लहराया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। किनकी पुस्तक है ये? आपका दयानंद सरस्वती का पुस्तक है। इनका प्रसिद्ध कथन क्या है? इनका प्रसिद्ध कथन क्या है? अच्छा शासन स्वशासन का ही स्थापन नहीं है, स्थानापन्न नहीं है। प्रसिद्ध कथन है इनका ये अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आर्य समाज इन्होंने जो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था स्थापना? तो अप्रैल 1875 में। अप्रैल 1875 में। कहाँ पे किया था? तो बम्बई में किया था। कहाँ पे किया था? बम्बई में किया था। कब किया था? तो अप्रैल 1875 में किया था। 1875 में किया था। अप्रैल 1875 में किया था। उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना इनका उद्देश्य था। प्राचीन धर्म ग्रंथ की शुद्ध रूप से स्थापना करना। इसका मुख्यालय कहाँ था इनका? तो लाहौर था। इनका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर था। इनका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर था। दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या था आपका? तो पुनः वेदों की ओर चलो। दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या था? तो पुनः वेदों की ओर चलो। इनका उपाधि क्या था? तो इनको उपाधि जो मिला हुआ था भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। अगर हम स्वराज्य की बात करते हैं तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वराज्य शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम गुट की बात करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय, हंसराज। दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना। आर्य समाज के विभाजन की बात करते हैं। आर्य समाज के विभाजन की बात करते हैं। आर्य समाज का जो विभाजन हो जाता है कब हो जाता है? 1892 से 93 में। आर्य समाज का विभाजन कब हो जाता है? तो 1892 से 93 में हो जाता है। प्रथम गुट जो बनते हैं उसमें यानी पश्चिमी शिक्षा के समर्थक में थे। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक में थे कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, हंसराज और इन्होंने मिलकर आपका दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। इन्होंने मिलकर दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। वही हम दूसरा गुट जो बनता है यानी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, उसमें कौन कौन नाम आ जाता है? तो स्वामी श्रद्धानंद, क्या नाम है? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। क्या क्या नाम है? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। इन्होंने किसकी स्थापना किया? गुरुकुल की स्थापना किया। गुरुकुल की स्थापना किया कब किया? 1902 में किया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज के बारे में अगला पॉइंट है। इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में। कहाँ पे? बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुआ? 1867 में बम्बई में किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रेरणा किनसे मिलता है? प्रेरणा केशव चंद्र सेन से। प्रेरणा कहाँ से मिला इन्हें? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा मिला। केशव चंद्र सेन से। प्रमुख उद्देश्य की हम बात करते हैं। जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध। स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि। स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि हो। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन इन्होंने दिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। संस्था एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ है संस्थापक या सदस्य। एक तरफ लिखा हुआ आपका संस्था, दूसरी तरफ जो है संस्थापक और इसके सदस्य के बारे में लिखा हुआ है। हम देव समाज की बात करते हैं तो देव समाज के जो संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक आपका शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। वही बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज के आपका संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक समाज के आपका संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। धर्मसभा की अगर हम बात करते हैं, धर्मसभा की अगर हम बात करते हैं,
तो राजा राधाकांत देव। धर्मसभा की अगर हम बात करते हैं तो राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव। राधास्वामी सत्संग, राधास्वामी सत्संग आंदोलन, राधास्वामी सत्संग आंदोलन की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तुलसीराम शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज इसके संस्थापक थे। हम बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तत्वबोधिनी सभा की अगर हम बात करते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करते हैं तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक आपका मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जाधव। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जाधव थे। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विष्णु परशुराम और शास्त्री पंडित। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है आपका नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो आपका 1872 में से पारित किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इसमें जो है आपका विवाह है तो क्या प्रावधान है? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? 1872 में। किसके प्रयास से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। विवाह है तो इसमें क्या प्रावधान है? विवाह है तो इसमें जो है लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए थी। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए था? तो 14 वर्ष होना चाहिए था। अन्नाम इसका अन्नाम जो है आपका ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी है। अन्नाम इसका क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट का अन्नाम क्या है? ब्रह्मा विवाह अधिनियम। अगला पॉइंट हम देखते हैं 1856 कब है? 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन है आपका 1856 में क्या हुआ? आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ आपका? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1856 में हुआ। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है। लॉर्ड लिंटन के काल में पारित होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? तो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में पारित होता है। इसका अन्य नाम क्या है? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। इसका अन्य नाम क्या है? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिंटन के समय पारित हुआ था। इसमें प्रमुख कथन है कि अर्स्किन पेरी का प्रमुख कथन है विपरीतगामी और असंगत। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में विपरीतगामी कहा है और असंगत कहा है। किसने कहा है? अर्स्किन पेरी ने कहा है। एस.एन. बनर्जी क्या कहते हैं? आकाश से वज्रपात। एस.एन. बनर्जी का कथन है आकाश से वज्रपात। किसके बारे में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के बारे में। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के बारे में यहाँ पे आपका बंगभाषा प्रशासिका सभा, इसमें जो आपका स्थापना किया जाता है बंगभाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना जो है कांग्रेस से पूर्व में ही होता है। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा इतना में स्थापित होता है। बंगभाषा प्रकाशिका सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा होता है? राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा। कब होता है? 1836 में स्थापित होता है। कब होता है? 1836 में स्थापित होता है। कौन सा? बंगभाषा प्रकाशिका सभा। लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर बात करते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। इसका अन्य नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1838 में। इसकी स्थापना कब किया गया? 1838 में। कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया।
इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों का रक्षा करना। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुआ? 1838 में। स्थापना कब हुआ? 1838 में। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। उद्देश्य क्या है इसका? जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। संस्थापक इसके कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर हैं। अब हम देख लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में हम देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना होता है आपका 1870 में। 1870 में। कब होता है? 1870 में। इसके संस्थापक कौन है? एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी। स्थापना कब है इसका? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होता है आपका 1870 में। इसके संस्थापक कौन है आपका? एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी। एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी। अब हम देख लेते हैं इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, अन्य नाम इसका क्या है? भारत संघ है। इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम क्या है? भारत संघ है। इसकी स्थापना कब होता है? 26 जुलाई 1876 को। इसकी स्थापना कब होता है इंडियन एसोसिएशन की? तो 26 जुलाई 1876 को। कहाँ पे? कोलकाता में होता है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस के सहयोग से। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? भारत संघ था। इसकी स्थापना कब होता है? 22 जुलाई 1876 को होता है। कहाँ पे? कोलकाता में होता है। संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब होता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो आपका अक्टूबर 1851 में कोलकाता, अक्टूबर 1851 में कोलकाता में इसकी स्थापना होता है। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव। अध्यक्ष थे राधाकांत देव। अध्यक्ष थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र आदि। हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कब होता है? अक्टूबर 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की इसकी स्थापना कब होता है? अक्टूबर 1851 में। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव थे। अध्यक्ष राधाकांत देव क्या थे? अध्यक्ष थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र आदि। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन आपके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1877 में। इसकी स्थापना कब किया गया? 1877 में। कहाँ पे? कोलकाता में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ पे किया? 1877 में। कहाँ पे? कोलकाता में। संस्थापक कौन था? सैयद अमीर अली। संस्थापक कौन था? सैयद अमीर अली। अगला पॉइंट है हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1885 में। इसकी स्थापना कब किया गया? 1885 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1885 में किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, टी.के. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। ये मुंबई के त्रिमूर्ति के नाम से भी फेमस थे। बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से फेमस कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, टी.के. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। हम बात कर लेते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1885 में किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, टी.के. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी।